Assalamualaikum. My name is Dr. Amber Tariq and I am lecturer of DPT at Times Institute मुल्तान। और आज हम लोगों ने प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स में अपर लिम्ब ऑर्थोसिस पढ़ने हैं कि अपर लिम्ब ऑर्थोसिस में कौन कौन सी डिफॉर्मिटीज़ के लिए आप ऑर्थोसिस यूज़ कर सकते हैं और किस किस तरह के ऑर्थोसिस आप रिकमेंड कर सकते हैं पेशेंट को। तो सबसे पहले सिंपल अगर क्लासिफिकेशन देखें ऑर्थोसिस की तो उसमें आ जाते हैं स्टैटिक, डायनेमिक और एडेप्टिव ऑर्थोसिस। डायनेमिक एंड अडेप्टिव ऑर्थोसिस। अब स्टैटिक और डायनेमिक में आपके पास फर्दर कुछ सब टाइप्स आ जाती हैं जिसमें सीरियल स्टैटिक और स्टैटिक मोशन ब्लॉकिंग आ जाता है। स्टैटिक मोशन ब्लॉकिंग और डायनामिक में आपके पास दो फर्दर सब टाइप्स आती हैं, तीन आ जाती हैं जिसमें मोशन ब्लॉकिंग, ट्रैक्शन और टीनोडेसिस आ जाती है। मोशन ब्लॉकिंग, ट्रैक्शन एंड टीनोडेसिस, ये हो जाती हैं आपकी क्लासिफिकेशन ऑर्थोसिस की। उसके बाद अगर हम देखें स्टैटिक ऑर्थोसिस की तो उसमें सीरियल स्टैटिक स्प्लिंट की अगर बात करें तो स्टैटिक स्प्लिंट एक ऐसा स्टैटिक स्प्लिंट जिसमें एंगल ऑफ पोजीशनिंग जो है वो चेंज हो पीरियोडिकली या ग्रेजुअली। फॉर एग्जांपल इन फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रिस्ट, फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्शन अगर हुआ हुआ है रिस्ट पे तो उसमें सीरियल स्टैटिक स्प्लिंट लगाया जाता है या रीपोजिशन स्प्लिंट भी इसको कहते हैं, जिसमें उसको इमोबिलाइज करके एक पोजीशन में फिक्स कर दिया जाता है। तो उसमें रेंज ऑफ मूवमेंट जो है इससे इम्प्रूव हो रही होती है, इसको कहते हैं हम स्टैटिक ऑर्थोसिस या सीरियल स्टैटिक स्प्लिंट। उसके बाद स्टैटिक मोशन ब्लॉकिंग स्प्लिंट, उसमें टोटली इमोबिलाइज, इसमें मूवमेंट कोई परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इसमें जो है सीरियल स्टैटिक में वो थोड़ी बहुत मूवमेंट परफॉर्म कर सकता है स्प्लिंट लगाने के बाद भी, मूवमेंट को फैसिलिटेट भी करता है सीरियल स्टैटिक स्प्लिंट। जो स्टैटिक मोशन ब्लॉकिंग स्प्लिंट आ जाता है वो परमिट करता है मोशन इन वन डायरेक्शन एंड ब्लॉक्स ऑल्टरनेटिव मूवमेंट या मूवमेंट इन अदर डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल स्वैन नेक डिफॉर्मिटी के लिए जो स्वैन नेक स्प्लिंट यूज़ किया जाता है वो ब्लॉक करता है आपकी हाइपर एक्सटेंशन को और अलाउ करता है फ्लेक्शन या फैसिलिटेट करता है फ्लेक्शन एट पीआईपी प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट। उसके बाद डायनामिक ऑर्थोसिस आ जाता है। डायनामिक ऑर्थोसिस में डायनामिक मोशन ब्लॉकिंग आ जाता है। ये यूटिलाइज करता है आपकी पैसिव इलास्टिक पुल इन वन डायरेक्शन एंड एक्टिव मूवमेंट करवाता है इन अदर डायरेक्शन। ये अलाउ करता है टू मेंटेन द फंक्शनिंग ऑफ द अनअफेक्टेड ग्रुप ऑफ मसल्स। ये रिस्ट ड्रॉप में कॉमनली यूज़ किया जाता है। इसमें फॉर एग्जांपल डायनामिक कॉकअप स्प्लिंट जो है वो यूज़ किया जाता है एक्टिव फ्लेक्शन और पैसिव एक्सटेंशन को ये फैसिलिटेट या प्रमोट करता है इन रिस्ट ड्रॉप पेशेंट। फिर डायनामिक ऑर्थोसिस में डायनामिक ट्रैक्शन स्प्लिंट आ जाता है। ये ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है एक जॉइंट को या ट्रैक्शन करवाता है जॉइंट सर्फेसेस की और अलाउ करता है ओनली कंट्रोल्ड मूवमेंट या कंट्रोल्ड क्वांटिटी ऑफ मूवमेंट। डायनामिक स्प्लिंट में थर्ड वन आ जाता है टीनोडेसिस स्प्लिंट। टीनोडेसिस स्प्लिंट जो है वो एक्टिव एक्सटेंशन करवा रहा होता है रिस्ट पे इन C6 टेट्राप्लेजिक पेशेंट टू प्रोड्यूस कंट्रोल्ड पैसिव फ्लेक्शन ऑफ फिंगर्स अगेंस्ट अ स्टैटिक थंब। तो ये इस तरह से कुछ पोजीशन होती है जब स्प्लिंट उसको लगा देते हैं और एक आपका यहाँ पे होगा स्प्लिंट टाइप ऑर्थोसिस और ये यहाँ पे हाथ को अलग से कवर कर रहा होगा, दोनों आपस में अटैच नहीं होते और वो इस तरह पोजीशन उसकी आपको मिलेगी पेशेंट की हैंड की। उसके बाद स्टैटिक आर्म ऑर्थोसिस में शोल्डर एंड आर्म ऑर्थोसिस जो है वो कॉमनली यूज़ किया जाता है, जिसको फिगर ऑफ 8 स्प्लिंट भी कहते हैं या स्लिंग्स फिगर ऑफ 8 भी कहते हैं। ये सपोर्ट करता है शोल्डर को, एल्बो को और फोर आर्म को। ये कुछ इस तरह से आता है कि ये आपके इस तरह से दो स्ट्रैप्स जा रहे होंगे और पीछे जाके वो ऐसे क्रॉस में वापस टर्न होके आ रहे होते हैं। तो ये यूज़ होता है प्रिवेंशन ऑफ सबलक्सेशन ऑफ शोल्डर इन हेमीप्लेजिया या टेट्राप्लेजिया में। देन आ जाता है शोल्डर एंड आर्म ऑर्थोसिस में एरोप्लेन स्प्लिंट। ये आर्म को जो है इस तरह से 90 डिग्री एबडक्शन में जो है वो रखता है और अलाउ करता है नो मूवमेंट इन द ग्लियोहुमेरल जॉइंट। इट इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक और मेटल एंड इट इज़ हेल्ड टू द चेस्ट वॉल बाय स्ट्रैप्स और इलास्टिक बैंडेज। और ये अर्ब्स पाल्सी के पेशेंट में या बर्न्स इन द एक्जिला रीजन वाले पेशेंट में जो है वो अप्लाई आप कर सकते हैं। देन आपका एल्बो ऑर्थोसिस आ जाता है जिसमें स्टैटिक पोजीशनिंग एल्बो ऑर्थोसिस है। ये करता है डैमेज या अनस्टेबल जॉइंट को अलाइनमेंट प्रोवाइड करता है। स्टैटिक एल्बो रिस्ट ऑर्थोसिस आ जाता है, ये मोबिलाइज करता है आपकी एल्बो को, फोर आर्म को, रिस्ट को इन फंक्शनल पोजीशन और ये पोस्ट बर्न रिहेबिलिटेशन केसेस में आप यूज़ कर सकते हैं।
फिर रिस्ट ऑर्थोसिस में आपके पास दो तरह के आ जाते हैं, एक होते हैं वॉलर ऑर्थोसिस और एक होते हैं डॉर्सल ऑर्थोसिस। वॉलर ऑर्थोसिस में आपके पास कॉमन एग्जांपल्स हैं कॉकअप स्प्लिंट, वॉलर रिस्ट हैंड ऑर्थोसिस। डॉर्सल रिस्ट में आपके पास लॉन्ग ओपोनेंट स्प्लिंट, डॉर्सल WHO स्प्लिंट आ जाता है, यानी रिस्ट हैंड ऑर्थोसिस। उसके बाद हैंड एंड फिंगर ऑर्थोसिस में आपके पास शॉर्ट ओपोनेंट ऑर्थोसिस आ जाते हैं। ये मेंटेन करते हैं रिस्ट की रेडियल एक्सटेंशन को, या रिस्ट को रेडियल एक्सटेंशन पोजीशन में जो है पोजीशन करके रखते हैं, करेक्ट करते हैं अल्नर डेविएशन को, थंब की ओपोजिशन को कंट्रोल करते हैं या करेक्ट करते हैं, थंब इन एबडक्शन एंड इंटरनल रोटेशन, और पामर आर्च को फैसिलिटेट करते हैं। बेनेट टाइप ऑफ मेटल हैंड ऑर्थोसिस। फिंगर ऑर्थोसिस में स्टैटिक में बॉटनियर ऑर्थोसिस आ जाता है। ये एक स्टैटिक स्प्लिंट होता है और ये आपका हाइपरफ्लेक्शन को करेक्ट करवाता है एट PIP जॉइंट बाय 3 पॉइंट प्रेशर प्रिंसिपल। ये फिंगर के ऊपर एक इतना सा पोर्शन राउंड में आ रहा होता है और उसके साथ एक इस तरह से आउट हैंगिंग में आ रहा होता है वायर टाइप, और एक इस तरह से वायर के साथ एक राउंड पोर्शन लगा होता है। तो ये 3 पॉइंट प्रेशर जो है वो एग्जर्ट करता है आपके जॉइंट पे। देन आपका आ जाता है स्वैन नेक ऑर्थोसिस। ये स्वैन नेक डिफॉर्मिटी में यूज़ किया जाता है वेयर मिडल जॉइंट ऑफ द फिंगर नोन एज PIP जॉइंट हाइपर एक्सटेंड्स और बेंड्स बैकवर्ड्स एंड द एंड जॉइंट नियर द फिंगर नेल ऑल्सो नोन एज DIP जॉइंट फ्लेक्सेस और इज बेंट डाउनवर्ड्स। फिर उसके बाद मैलेट फिंगर ऑर्थोसिस है। ये रेफर होता है उन कंडीशन में जिनमें एंड जॉइंट ऑफ अ फिंगर जो है वो बेंडिंग उसमें आ जाए और वो स्ट्रेटन अप ना हो बाय इटसेल्फ। इस सिचुएशन में जॉइंट को पुश करके स्ट्रेट किया जाता है और उस पोजीशन में होल्ड करके ऑर्थोसिस लगा दिया जाता है। फिर डायनामिक ऑर्थोसिस में शोल्डर ऑर्थोसिस आ जाते हैं, वो हमने पढ़े। स्टैटिक ऑर्थोसिस में रीजन वाइज कौन कौन से ऑर्थोसिस जो हैं वो रिकमेंडेबल होते हैं या कॉमनली यूज होते हैं। डायनामिक ऑर्थोसिस में आपके पास शोल्डर ऑर्थोसिस में बैलेंस्ड फोर आर्म ऑर्थोसिस आ जाता है। ये मोस्ट यूजफुल डिवाइस होती है टू असिस्ट बोथ एल्बो एंड शोल्डर फंक्शन, और ये व्हील या टेबल पे जो है वो माउंट कर दी जाती है और ओकेजनली जो है इसके साथ एक बेल्ट लगी होती है जो लेवल ऑफ आइलियक क्रस्ट पे उसको होल्ड करके आप लगा देते हैं। और इसमें एक ट्रफ या ट्रे भी होती है जिस पे प्रॉक्सिमल फोर आर्म जो है वो आप सपोर्ट कर लेते हैं या उसको रेस्टिंग पोजीशन में मेंटेन करवा देते हैं। एल्बो ऑर्थोसिस में फंक्शनल डायनेमिक एल्बो फ्लेक्शन ऑर्थोसिस और फंक्शनल डायनेमिक एल्बो एक्सटेंशन ऑर्थोसिस होता है। रिस्ट में आपके पास डायनेमिक रिस्ट ऑर्थोसिस विद डॉर्सिफ्लेक्शन असिस्ट। ये मॉडिफाइड लॉन्ग ओपोनेंट स्प्लिंट होता है जो डिज़ाइन किया गया था रिस्ट एक्सटेंशन की असिस्टेंस के लिए, और यहाँ पे नॉर्मल फ्लेक्शन जो है वो अलाउ कर रहा होता है रिस्ट की। डायनामिक हैंड ऑर्थोसिस जो है वो सब्सटीट्यूट करता है आपके एब्सेंट या वीक एक्सटेंशन को, और रिस्ट एक्सटेंशन फिंगर फ्लेक्शन रेसिप्रोकल ऑर्थोसिस होता है जिसको फ्लेक्सर हिंज स्प्लिंट भी कहते हैं। देन हैंड एंड फिंगर ऑर्थोसिस, इसमें मेटाकार्पोफ्लेंजियल फ्लेक्शन ऑर्थोसिस यूज़ किया जाता है टू प्रिवेंट मेटाकार्पोफ्लेंजियल एक्सटेंशन। मेटाकार्पोफ्लेंजियल एक्सटेंशन ऑर्थोसिस फिंगर ड्रॉप के लिए यूज़ किया जाता है। PIP एक्सटेंशन स्टॉप यूज़ कर सकते हैं, PIP फ्लेक्शन स्टॉप। थंब इंटरफेलेंजियल एक्सटेंशन असिस्ट इंडिकेटेड इन फिंगर एंड थंब ड्रॉप इन रेडियल नर्व और पोस्टीरियर इंटरऑशियस नर्व इंजरी। उसके बाद आपके इसके अलावा जो ऑर्थोसिस में आपने देखना है अपर लिम्ब ऑर्थोसिस में, तो सबसे पहले उसमें अपर लिम्ब ऑर्थोसिस, अपर एक्सट्रीमिटी ऑर्थोसिस और डिवाइसेस अप्लाइड एक्सटर्नली टू रिस्टोर और इम्प्रूव फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मस्कुलोस्केलेटल एंड नर्वस सिस्टम। डायग्नोस्टिक इंडिकेशंस इसकी क्या होती हैं? फ्रैक्चर्स में यूज़ कर सकते हैं, टेंडन इंजरीज में, क्रश इंजरीज, एम्प्यूटेशन, आर्थराइटिस, कार्पल टनल रिलीज, आर्थ्रोप्लास्टी, टेंडन ट्रांसफर, ट्यूमर एक्सीजन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंजेनिटल डिफेक्ट्स, ओवरयूज सिंड्रोम्स, कम्युलेटिव ट्रॉमा डिसऑर्डर्स। फिर अपर लिम्ब ऑर्थोसिस टाइप्स आ जाती हैं जिसमें फिंगर एंड थंब ऑर्थोसिस में DIP और PIP ऑर्थोसिस, और हैंड ऑर्थोसिस में आपके पास वोलर या डोर्सल हैंड ऑर्थोसिस और यूनिवर्सल कफ ऑर्थोसिस आ जाते हैं। फिर WHO यानी रिस्ट हैंड ऑर्थोसिस में आपके पास कॉकअप स्प्लिंट, रेस्टिंग हैंड स्प्लिंट, थंब स्पाइका और एंटी स्पास्टिसिटी स्प्लिंट्स आ जाते हैं। देन आपके एल्बो ऑर्थोसिस हैं, एल्बो रिस्ट हैंड ऑर्थोसिस आ जाते हैं, शोल्डर ऑर्थोसिस। ट्रीटमेंट गोल्स क्या होते हैं इनके? ये प्रिवेंट या डिक्रीज़ करते हैं आपकी इन्फ्लेमेशन या एडीमा को, असिस्ट करते हैं टिश्यू हीलिंग में, रिलीव करते हैं पेन, रिलैक्सेशन अलाउ करते हैं, प्रिवेंट मिसयूज, डिसयूज एंड ओवरयूज ऑफ मसल्स, अवॉइड जॉइंट जैमिंग और इंजरी, रीडेवलप मोटर एंड सेंसरी फंक्शन। फिर फिंगर ऑर्थोसिस में आपके पास स्टैटिक वोलर DIP एक्सटेंशन स्प्लिंट आ जाता है। ये एक रिंग की तरह होता है जो आपने यहाँ पे पहन लेना होता है, तो उससे क्या होता है कि आपकी जो है कोई ना कोई मूवमेंट फैसिलिटेट होती है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन और इस तरह से, और साथ आपकी जो है एक्सेसिव मूवमेंट को ये प्रिवेंट करता है। स्टैटिक 3 पॉइंट
ऑर्थोसिस फॉर बॉटनिया डिफॉर्मिटी, जनरल फिंगर ऑर्थोसिस में डिफरेंट टाइप्स होती हैं। फिंगर प्रोटेक्टर्स आ जाते हैं, स्टैग स्प्लिंट्स आ जाते हैं, फिंगर कोड्स आ जाते हैं, ये सारी इनकी डायग्राम्स बनी हुई हैं, आप देख लीजिएगा। फिर हैंड ऑर्थोसिस में आपके पास ओपोनेंस ऑर्थोसिस आ जाते हैं, ये मेंटेन करते हैं और असिस्ट करवाते हैं और प्रोवाइड करते हैं ओपोजिशन बाय स्टेबलाइजिंग द थंब इन अ फंक्शनल पोजीशन। फिर यूनिवर्सल कफ आ जाते हैं, ये एक बैंड लाइक, जैसे आप कह लें कि फ्रेंडशिप बैंड्स चलते थे ना एक वक्त में, तो उस तरह का एक बैंड होता है, तो वो यहाँ पे आप उसको पहना देते हैं जो आपके पूरे हाथ को कवर कर रहा होता है। स्टैटिक डोर्सल हैंड ऑर्थोसिस या एमपी ब्लॉक अल्नर ड्रिफ्ट के लिए यूज़ किया जाता है। रिस्ट हैंड ऑर्थोसिस, रिस्ट कॉकअप स्प्लिंट, ये मेंटेन करवाता है रिस्ट को इन न्यूट्रल और माइल्डली एक्सटेंडेड पोजीशन, इमोबिलाइज करता है रिस्ट को वाइल अलाइंग फुल एमसीबी फ्लेक्शन एंड थंब मोबिलिटी। डोर्सल रिस्ट कॉकअप स्प्लिंट आ जाता है, स्ट्रॉन्गर मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है फॉर द रिस्ट एंड फ्रीइंग अप सम ऑफ द पामर सरफेस फॉर सेंसरी इनपुट, डिस्ट्रीब्यूट करता है प्रेशर को ओवर द लार्जर डोर्सल रिस्ट सरफेस एरिया और बेटर टॉलरेटेड बाय एडिमेटस हैंड। रेस्टिंग हैंड स्प्लिंट जो है वो प्रिवेंट करता है कॉन्ट्रैक्चर्स को, मेंटेन करता है न्यूट्रल या स्टैटिक रिस्ट हैंड एंड फिंगर। डायनामिक फिंगर एक्सटेंशन स्प्लिंट आ जाता है, ये सब्सटीट्यूट करता है मोटर फंक्शन के लॉस को या उसकी करेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, करेक्ट करता है एग्जिस्टिंग डिफॉर्मिटी को और कंट्रोल डायरेक्शनल मूवमेंट प्रोवाइड करता है। टीनोडेसिस ऑर्थोसिस क्या होता है? कॉमनली यूज्ड इन केसेस ऑफ सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी दैट रिजल्ट इन पैरालिसिस ऑफ प्रीहेंशन, और ये क्रिएट करता है अप्रॉक्सीमेशन ऑफ सेकंड एंड थर्ड डिजिट्स एंड द थंब विद एक्टिव एक्सटेंशन ऑफ द रिस्ट। एल्बो ऑर्थोसिस में लेटरल एपिकोंडाइलाइटिस ब्रेस आ जाता है, ये इसको टेनिस एल्बो भी कहते हैं। यूजिंग दिस ब्रेस कैन रिड्यूस द सिम्टम्स बाय रेस्टिंग मसल्स एंड टेंडन्स। टोटल कॉन्टैक्ट एल्बो ऑर्थोसिस आ जाता है, जो आपके पूरे आर्म को भी कवर करेगा, एल्बो को भी और आपके हाफ हैंड को कवर कर रहा होता है। ये कस्टम मोल्डेड होता है, ये प्रिवेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चर्स या फ्रैक्चर के लिए यूज़ किया जाता है, इमोबिलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं, और इसमें रिस्ट और रिस्ट हैंड कंपोनेंट भी प्रेजेंट होता है। एल्बो जॉइंट्स जो हैं स्टैटिक या डायनेमिक हो सकते हैं। देन शोल्डर ऑर्थोसिस, इसमें शोल्डर सपोर्ट आ जाता है, यूज़ फॉर शोल्डर इमोबिलाइजेशन, कैन बी यूज फॉर इन्फ्लेमेशन, पेन और माइल्ड इंस्टेबिलिटीज टू द शोल्डर जॉइंट। और सेकंड इसमें एयरप्लेन स्प्लिंट आता है, ये शोल्डर एबडक्शन स्प्लिंट भी इसको कहते हैं, मेंटेन करवाता है एबडक्शन एंड ग्लिनोफेमरल जॉइंट। उसके बाद इनोवेशंस इसमें या नए जो थे इसमें कौन से आए, उसमें मायो इलेक्ट्रिक पावर्ड ब्रेस आ गया था, जिसको मायोमो एम पावर 1000 भी कहते हैं। ये पोर्टेबल लाइट वेट फंक्शनल आर्म ब्रेस होता है, जो रिस्टोर करता है फंक्शन या मूवमेंट टू अ वीकेंड आर्म एज अ रिजल्ट ऑफ न्यूरोमस्कुलर डैमेज। और चेकआउट में बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट विद द ऑर्थोसिस एज अ बायोमैकेनिकल एंटिटी। और चेकआउट प्रोसीजर जो है वो प्रोवाइड करता है सिस्टमैटिक इवेल्युएशन ऑफ एन ऑर्थोसिस। पेशेंट जो है वो tries on his spinal orthosis to see how it fits, notifies orthotist of any discomfort। फिर orthotist जो है वो evaluate करेगा प्रेशर एरियाज़ को, टॉलरेबल लिमिट्स उसकी पता चल जाएंगी पेशेंट की। देन वेरीफाई उसने करना है थेरेपिस्ट ने कि कौन सी फोर्सेस या कौन सी फोर्सेस ऐसी नहीं हैं जो अप्लाई हो रही हैं टू करेक्ट द स्प्लिंट, मतलब कौन एट करेक्ट स्प्लिंट जो है उसको कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है या कितना प्रेशर जो है उसको वो बेयरेबल या टॉलरेबल रेंज में आता है, उसको किस तरह से उसने यूटिलाइज़ करना है। ऑर्थोटिस्ट जो है वो फिर चेक करेगा वेदर और नॉट ब्रेस इज सेटिंग प्रॉपर्ली ऑन अ बॉडी कंटोर। और एंड में बस ऑर्थोटिस्ट में ये आ जाता है कि इट्स ऑल अबाउट पेशेंट सेटिस्फैक्शन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।